स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी आ रहा होगा। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या हालात है एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो पहली तो कंडीशन ये थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था इंडिया के अंदर उस समय पे, ठीक है। 72% पब्लिक जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंगेज थी, बिजी थी, काम कर रही थी, ठीक है। पर प्रोडक्शन इतना निकलता था उसके अंदर से कि सिर्फ वो जीडीपी का 50% ही कवर कर पाते थे। मतलब 72% पब्लिक वहां काम कर रही है और वहां से आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, 50% ऑफ जीडीपी। समझ में आई बात? इसी को तो हम बैकवर्ड सेक्टर कहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बुरे हालात थे उस समय पे। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली डिपेंडेंट थी क्या बोलते हैं, मौसम के ऊपर, ठीक है, ट्रेडिशनल टूल के ऊपर। टूल्स अच्छे नहीं थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। मेनली क्या थी, ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ऐसी इकोनॉमी जो कि टोटली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है जी। और पॉपुलेशन का 72% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ था, ठीक है। अपनी जिंदगी जीने के लिए भी लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि इंडस्ट्री तो बिल्कुल थी ही नहीं। जब इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो क्या होगा, लोगों को मजबूरन खेतों में ही काम करना पड़ता था। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था, बैकवर्ड इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांसमेंट एंड फैसिलिटीज़, ठीक है। जो फैसिलिटी जैसे नहर सुविधा होनी चाहिए, पानी की सिंचाई के साधन होने चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, भाई खेती में तो लगती है ना बिजली की साधन, ठीक है। टूल्स अच्छे होने चाहिए, जैसे थ्रेसिंग मशीन, ट्रैक्टर्स, ये सब। चल किस पे रहा था, वो हल से खेत जोते जा रहे हैं। अगर बरसात हो रही है तो फसल पूरा का पूरा जो पानी जो है वो बरसात पे डिपेंडेंट हो रखे हैं, ठीक है। तो ये हालात थे उस टाइम। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, समझेंगे क्या है, क्या कह रहा है ये लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टोटल आउटपुट में कमी, ठीक है ना। पूरे देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन ही कम हो रहा है बहुत, ठीक है। टोटल आउटपुट जो है वो कम हो रहा है, टोटल आउटपुट की बात होती है इसके अंदर। जबकि प्रोडक्टिविटी की बात होती है वो पर हेक्टेयर, क्या पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी होती है, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ इसको। पर हेक्टेयर का मतलब जैसे 1 हेक्टेयर खेती करने पे कितना अनाज निकल के आता है, ये कहलाता है प्रोडक्टिविटी। समझ में आई बात? जबकि प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात है। दोनों ही लो था, लो जो था प्रोडक्शन भी था और प्रोडक्टिविटी भी था, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, पर हेक्टेयर का कम निकलेगा तो टोटल प्रोडक्शन की कमी होगा। 1947 में जो वीट था, गेहूं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन जो दिखा रखी है वो 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर 660 किलो जो है पर हेक्टेयर से जो है गेहूं निकलता था। जबकि हमारे देश में जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, उस टाइम पे कितना निकल करके आ रहा था, ये 3421, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का डिफरेंस है। अभी के टाइम पे जो अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वो 3421 चल रहा है और उसमें कितना था, 660 था। मतलब प्रोडक्टिविटी का बहुत बुरा हाल था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये हो जाएगा 1947 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2019 का डाटा है, 22 का है, 19 का लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो वीट है ये 660 से 3421 है ना, 3420, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम का डिफरेंस है। 5 टाइम 6 टाइम देख लेना कितना होगा, ठीक है ना। ये इतना डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम वो देखो चावल का देखो तो 665 और 27 लगभग 4 गुना, 665 और 2073 है ना। तो आप कंपैरिजन करके बता सकते हो। वैसे तो नहीं पता चलेगा ना कि 660 कितना होता है कितना नहीं होता, भाई कितना कम है ज़्यादा नहीं बता सकते। पर अभी से अगर कंपैरिजन करते हो कि अभी के हालात क्या हैं, 3421 इतना केजी प्रोडक्शन हो रहा है पर हेक्टेयर पे, 2705 है, ये लो जी, ठीक है। तो पर हेक्टेयर पे जो है इतना प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि उस समय पे 660 था। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, ठीक है जी। तो यही बता रहा है कि भाई इस पॉइंट पे कि लो प्रोडक्टिविटी थी जो हमारे देश के अंदर, जो है प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। एक्सप्लोटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो हमारे देश के अंदर जमींदारी सिस्टम था, ज़मीन का जो सिस्टम था वो किस तरीके का था। ऐसा होता था कि अंग्रेजों के टाइम पे ना जमींदार हुआ करते थे, जमींदार के अंडर में किसान हुआ करते थे,
तो एक गांव की ज़मीन जैसे ज़मींदार के अंडर में आ गई, और वो ज़मींदार जो है क्या करता था, किसानों से टैक्स वसूलता था। टैक्स कह सकते हो या फिर रेवेन्यू कह सकते हो, जो प्रॉफिट जो अनाज बेच करके निकलता है, ठीक है, वो वसूलता था, और वसूल करके और वो अंग्रेजों को देता था। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या था ना कि जैसे ये अंग्रेज है, इंग्लिश लिख देता हूं मैं, ठीक है, और उसके बाद ये जमींदार है, ठीक है, और उसके बाद ये फार्मर्स हैं, ठीक है जी। इनकी और इनके बीच में ना एग्रीमेंट हो जाता था कि आप मेरे को इतना दोगे, ठीक है, और अगर नहीं दोगे तो आपकी जमीन छीन ली जाएगी। समझ में आई बात। इनके बीच में एग्रीमेंट, और एक फिक्स्ड होता था। क्या होता था? फिक्स्ड होता था ये, ठीक है, हाँ, कि इतना हाल, इतने हर हाल में मेरे को चाहिए ही चाहिए। अंग्रेज इनसे फिक्स कर लेते थे। पर इनके बीच में का जो वो होता था, वो कहते हैं, वो कलेक्ट कर, रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका, वो उसके ऊपर कोई रूल ही नहीं था। जमींदार चाहे जितना मांगे, अब जैसे मान के चलो यहाँ पर इन लोगों को 10,000 रुपये देने हैं, यहाँ पे इनको इससे, है ना, 10,000 रुपये देने। ये यहाँ पर इन लोगों से, जमींदार जो है इन लोगों से 10,000 ले रहा है, 12,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, 1 लाख ले रहा है, कोई इसके ऊपर कोई रूल ही नहीं था। जो जैसा किसान मिल जाए उससे वैसा वसूल लिया, जैसी फसल हो गई वैसे वसूल लिया। समझे? मतलब ये एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा, इनका शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, फार्मर्स का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। क्या है, फार्मर और ज़्यादा गरीब होते चले जाते थे। समझ में आई बात। तो ये हालात थे अंग्रेजों के टाइम में। बाद में जाकर के लैंड पॉलिसी लेकर के आए तो पॉलिसी में वो चेंजेस किए गए, तो इनकी ज़मीनों को जो ज़मीन को जोतेगा उसी को ही ज़मीन का मालिक बना दिया गया। बाद में ये लोग जो होते थे ना, जमींदार होते थे, ये ऐसा कभी भी नहीं करते थे कि मतलब इनसे कम ले लो या थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये इनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, पूरा उनका शोषण करते थे, लूटने वाला काम एकदम बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि भाई यहाँ तो फिक्स्ड है, यहाँ जितना मिल जाएगा उतना प्रॉफिट है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से, और नहीं देते हो तो किसान हटा दिया, वो किसी और को उससे खेती कराया जाएगा, और कोई रोजगार है नहीं, लोग मजबूरी में खेती कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से 3 पॉइंट थे वो? एक तो लो प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन था, ठीक है, लैंड सेटलमेंट या लैंड सिस्टम, ठीक है, और थर्ड है फोर्स्ड ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर भी लिख सकते हो, एग्रीकल्चर लिख देता हूँ। इसके बारे में बात करते हैं आप जरा। कमर्शियलाइजेशन, हाँ, चले कमर्शियलाइजेशन के बारे में बात करें, ठीक है। देखो जी, कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर रेफर्स द शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस कल्टीवेशन to the cultivation of a cash crop for the market. Farmers are forced to commercial crop to cope with the need of British industry. हुआ क्या कि देश के अंदर जो किसान खेती करते थे, अनाज की खेती करते थे, उनको जबरन खेती करवाई गई ऐसी चीज़ों की खेती जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जैसे ब्रिटिश इंडस्ट्री कपड़ों के लिए नील का प्रयोग करता था, तो नील की खेती करवाई गई। कपड़े बनाने के लिए कपास की खेती करवाई गई, जूट की खेती करवाई गई। मतलब ऐसी खेती करवाई जा रही थी जिसका कैश क्रॉप जिसे कहते हैं, मतलब कि जो बिकता है मार्केट में, ठीक है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में। समझे? तो हाँ जी, रुई, कॉटन, कपास ही होती है, ठीक है। पॉइंट बढ़ते हैं। फार्मर्स आर फोर्स्ड टू शिफ्ट द प्रोड्यूस इंडिगो, नील की खेती करवाई गई, ठीक है। इट आर रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन फॉर डाइंग ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। कपड़ों की ब्लीच करने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए ना इसका यूज किया जाता है, ठीक है, नील का। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एक्सपोज सब्सटेंस फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट ऑफ देयर ओन सब्सटेंस। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एक्सपोज द सब्सटेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज। अब हुआ क्या कि जब कमर्शियल फार्मिंग पे पहुंच गए तो जो किसान थे उन्होंने खेती तो कमर्शियल खेती करना शुरू कर दिया, अनाज के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट होने लग गए।
और ऐसा टाइम भी आया देश के अंदर कि हमें बाहर से अपने देश को खिलाने के लिए अनाज लाना पड़ा, ठीक है। और इवन जो हमारे देश के अंदर भूखमरी से बहुत लोग मारे जाते थे हर साल। मतलब जिस देश के पास इतना सारा रिसोर्सेज है वो देश बाहर से अनाज मंगा रहा है खाने के लिए, या फिर वहाँ पे लोग वहाँ के जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बुरा प्रभाव है, ठीक है, उस ब्रिटिश सिस्टम का। स्विचिंग फ्रॉम द सब्सटेंस टू कैश क्रॉप राइज क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर विद द लेट द परपेचुअल इंडेप्टनेस। और हुआ क्या कि भाई आपने अनाज वाली खेती छोड़ करके कैश क्रॉप पे, कमर्शियल क्रॉप पे की तरफ मूव तो करवा दिया, ठीक है। अब उन्होंने मूव तो कर लिया पर उसके अंदर पैसा ज़्यादा लगता था, वो खेती करने के लिए पैसा ज़्यादा लगता था। जब उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा तो उन्हें लोन लेना पड़ेगा, जब वो लोन लेंगे तो वो कर्जे में डूबते चले जाएंगे। समझ में आएगा, हालात और ज़्यादा खराब हो जाते थे, ठीक है जी। हो गया क्लियर। अगला पॉइंट है आपका लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। समझिए जी, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नहर नहीं थे, पानी की सुविधा बहुत बुरे हालात थे, बिजली थी नहीं कि ट्यूबवेल से पानी निकाल लिया जाए, ठीक है ना। जो टूल्स थे वो बहुत ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल होता था उसके अंदर, ठीक है। औजार जो यूज़ होते थे, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, ये सब तो थे ही नहीं, ठीक है। मतलब होते थे पर ये इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, ठीक है ना। द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ और जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। जो हम लोगों ने ये पढ़ा कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे, जो या तो अंग्रेजों की बात करो वो चाहे जमींदार, दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इन लोगों की कॉस्ट में इन्वॉल्वमेंट होने में। भाई ये खेती कर रहे हैं, इनको बीज के लिए पैसे चाहिए, इनको नहर में सिंचाई, वो कहते हैं सिंचाई के लिए पैसे चाहिए, है ना, खाद के लिए पैसे चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे चाहिए, वो हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए इन लोगों को, पर इनको लोन नहीं मिलता था, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर वो सुविधाएं नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिल रही है। समझ में बात। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ से खेती अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो इन लोगों के इनकी रिवेन्यू में तो इंटरेस्ट था, रिवेन्यू तो पूरा कलेक्ट करते थे, बट कॉस्ट में कभी भी कभी भी जो है इन्वॉल्व नहीं होते थे वो लोग। किसी तरीके से जो है फूड जो है, जो अनाज जो इकट्ठा होता था वो भी उतना इकट्ठा नहीं हो पाता था जितने में लोग अपना भी खा पाएँ, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों को तो कैश क्रॉप की तरफ मूव करा दिया गया था, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मूव क्या करा दिया गया था, उन्होंने ये कहा भाई अगर कैश क्रॉप करोगे तो आपको ये फैसिलिटी मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा, टैक्स कम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें दे दी। तो लालच में आकर के भी किसान जो है खेती करने लग गया, ठीक है ना, पर और फंसता चला गया। फिर अगला है गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल। गल्फ की जगह पे आप डिस्प्यूट समझो, लड़ाई रहती थी हमेशा। ऑनर ऑफ द सॉइल जमींदार, और टिलर ऑफ द सॉइल मतलब जोतने वाला फार्मर्स, इन दोनों के बीच में हमेशा ही परेशानी रहती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द ह्यूज गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल ऑन वन हैंड, द टिलर ऑफ द सॉइल ऑन द अदर। व्हाइल द ऑनर शेयर द आउटपुट, दे सेल्डम शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑनर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट शेयर करता था, जबकि कॉस्ट में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, ये कॉस्ट कभी भी शेयर नहीं करता था, ठीक है ना। दे आर नियरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम। ये किसी तरीके से इनकी रेंटल इनकम, जो इनका लगान होता था, लगान को मैक्सिमाइज करने में लगे रहते थे, किसी तरीके से लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूल लिया जाए। अगला पॉइंट है आपका स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। जो जोते थी, जोत मतलब किसान के पास जो जमीन के टुकड़े होते थे वो बहुत छोटे, बहुत दूर दूर होते थे। एक छोटा टुकड़ा जमीन का यहाँ पर, एक छोटा टुकड़ा जमीन का वहां पर है, ना तो यहाँ अच्छे से खेती हो पाएगी ना वहां अच्छे से खेती हो पाएगी। अगर इसी को मिला करके अगर दे दोगे तो एक बड़े खेत में अच्छे से खेती हो सकती थी, ठीक है। पर ये क्या है कि छोटे छोटे खेत जो है वो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मींस द पीस ऑफ हेयर एंड पीस ऑफ देयर, मतलब एक पीस यहाँ एक पीस यहाँ, इस तरीके छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं पे फैले हुए थे, ठीक है। अकॉर्डिंगली मोस्ट होल्डिंग वर द अनइकोनॉमिकल यील्डिंग लो आउटपुट एंड द हाई कॉस्ट। भाई एक छोटे जमीन के ऊपर, एक जमीन यहाँ पर है, एक जमीन यहाँ पर है,
इसमें खेत हल चलाओगे तो इसमें भी एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। क्या क्या चीज़ें भाई, जोतने का, बीज का तो चलो दोनों जगह पे ही आएगा, ठीक है ना। इरिगेशन फैसिलिटी इसके अंदर, सिंचाई के लिए अलग से करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स अलग से करना पड़ेगा, लेबर अलग लगेगी, ट्रांसपोर्ट का अलग से, ठीक है। सेम यहाँ पे ये भी खर्चे, तो खर्चा डबल हो जाता है, समझ में आई बात, जबकि प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, ठीक है ना। अगला है सब्सटेंस आउटलुक। Farming was taken mostly the means of the substance. Substance farming is a farming in which the crop are produced to provide for the basic needs of the family. जो मेन जो नेचर था ना इंडियन एग्रीकल्चर का, वो था सब्सटेंस फार्मिंग का। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप खेती कर तो रहे हो, पर उस खेती से अनाज जो निकल रहा है उससे सिर्फ आप अपनी जीविका चला सकते हो। जो खेती होती थी, ठीक है, वो खेती सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आजीविका चला सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आपके पास बहुत सारा स्टॉक बच जाए अनाज का जो कि बाहर मार्केट में बेच पाओ, वो बेचने लायक बचता ही नहीं था। खेती करते थे किसान, खेती करके खा लेते थे साल भर, बस हिसाब बराबर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। तो मतलब सब्सटेंस फार्मिंग होती है। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा आपको कमर्शियली यूज़ नहीं कर पा रहे, उसका बेचने के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे।